हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम न्यूक्लियर फिजिक्स के स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर के फॉर्मूला तथा उससे जो ऑब्जेक्टिव आते हैं उनको डिस्कस करेंगे। आज मैं आपको अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। तो ये सभी बोर मॉडल कॉन्सेप्ट्स हैं। बोर मॉडल कॉन्सेप्ट्स हैं ये 12th या एयरफोर्स नेवी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास करके 12th और बीएचयू नेवी पॉलिटेक्निक के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने वीडियो को। तो देखिए, बोर मॉडल थ्योरी क्या कहता है। बोर मॉडल थ्योरी ही मान्य थ्योरी है, इसलिए हम बोर मॉडल थ्योरी का ही ऑब्जेक्टिव लेकर आपके सामने आया हूँ। तो बोर मॉडल थ्योरी जो होता है, नाभिक की त्रिज्या। बोर मॉडल थ्योरी क्या कहती है कि नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर की कोटि की होती है। दूसरा उसका क्या बात है कि नाभिक का आकार 10⁻10 मीटर, यहाँ पर मीटर कर लीजिएगा, 10⁻10 मीटर होता है। ठीक है, 10⁻10 मीटर, या इसको आप 1 एंगस्ट्रॉम भी बोल सकते हैं। 10⁻10 मीटर या 1 एंगस्ट्रॉम की कोटि का होता है जो हमारे नाभिक की आकार होता है। तीसरा बोर ने क्या बताया कि बोर के क्वांटमीकरण की शर्त क्या है। आपको 4 ऑप्शन दे देगा। तो बोर के क्वांटमीकरण का शर्त होता है NH/2π। बोर के क्वांटमीकरण का शर्त NH/2π होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये 2018 में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन को। बोर के क्वांटमीकरण की शर्त क्या है, तो NH/2π होता है। क्वेश्चन नंबर ऑब्जेक्टिव नंबर 4 देखते हैं। 4 क्या कहता है, 4 नंबर की इलेक्ट्रॉन केवल उसी कक्षा में गतिशील होंगे जिसके लिए कोणीय संवेग MVR, इसको कोणीय संवेग को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। L का वैल्यू होता है MVR इक्वल टू H/2π। मतलब क्या, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा कोई भी पूछेगा ऑब्जेक्टिव सीधे आपको देगा कि इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में घूम सके, इलेक्ट्रॉन के घूमने के लिए कौन सा शर्त आवश्यक है। तो आप उस ऑप्शन दे देगा कि H/2π के प्रगुणज हो। 2018 में यही क्वेश्चन आया था। तो इलेक्ट्रॉन केवल उसी कक्षा में घूम सकता है जिसके लिए उसे कोणीय संवेग MVR जो होता है वो H/2π का पूर्व गुणज होना चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में गति करेगा, अन्यथा इलेक्ट्रॉन गति नहीं करेगा। अगला देखिए, एनवी कक्षा की त्रिज्या बोर मॉडल के अनुसार वो पूछते आपको ऑब्जेक्टिव बैग से देता है एनवी कक्षा की त्रिज्या किसके प्रोपोर्शनल होती है, तो n² के एनवी कक्षा की त्रिज्या होती है जो बोर मॉडल की। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि एनवी कक्षा की त्रिज्या समानुपाती है तो n² की, जहाँ समानुपाती हटाते हैं तो नियतांक आता है जिसका वैल्यू होता है 0.53 एंगस्ट्रॉम 0.53 एंगस्ट्रॉम इंटू n²/z। तो आप डायरेक्ट पूछेगा कि हाइड्रोजन के लिए दूसरी कक्षा की त्रिज्या क्या होगी। चलिए आपको पेज लेके समझाते हूँ। हाइड्रोजन के लिए दूसरी कक्षा की त्रिज्या क्या, हाइड्रोजन के लिए पूछ देगा कि हाइड्रोजन के लिए दूसरी कक्षा की सेकेंड ऑर्बिटल ORBITAL सेकेंड ऑर्बिटल की त्रिज्या रेडियस क्या होगी, रेडियस बराबर वाट। तो देखिए R इक्वल टू क्या जानते हैं, 0.53 एंगस्ट्रॉम इंटू n²/z इतना होता है। तो हाइड्रोजन का कितना होता है, परमाणु संख्या 1, तो z की जगह पर हम यहाँ पे 1 पुट कर देंगे और 0.53 एंगस्ट्रॉम, n का मान कितना रख देंगे। सेकेंड के लिए पूछा है तो n का मान 2, तो 2 का स्क्वायर 4 और 0.53 एंगस्ट्रॉम से 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो वैल्यू हो जाएगा हमारी दूसरी कक्षा की त्रिज्या हो जाएगी। तो देखिए वहीं आपको इस फॉर्मूला से आप आसानी से निकाल सकते हैं। इन सभी कॉन्सेप्ट को मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम के सारे जो कॉन्सेप्ट है उसको एक साथ कर लिया हूँ। अब इसके समय जो अगला मैं लाऊंगा इसके वीडियो उसमें सबका क्वेश्चन भी सोल्यूशन कराऊंगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे हो सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे है कि एनवी कक्षा की त्रिज्या किसके प्रोपोर्शनल दे, तो n² की, अभी आपने ये देखा। अगला है हमारे की एनवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग कितना होता है, एनवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग कितना होता है, वेग पूछेगा तो v वेग किसके समानुपाती, रेट पूछ देगा तो v प्रोपोर्शन 1/n के समानुपाती होता है। यानी कि जो n के व्युत्क्रमानुपाती होता है, हमारा जो वेग होता है वो नंबर ऑफ ऑर्बिटल यानी कक्षा की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जितना ही
कक्षा की संख्या कम रहेगी उतनी ही वेग अधिक होगा। यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि पांचवी कक्षा तथा चौथी कक्षा में निम्न से किस कक्षा का वेग अधिकतम होगा। तो अब ऑब्वियसली जिसकी कक्षा की संख्या कम रहेगी उसका वेग अधिक होगा, तो चौथी कक्षा का वेग अधिक होगा क्योंकि पांचवी कक्षा उससे बड़ी हो जाएगी। तो वही बात है। और जब एक कांस्टेंट समानुपाती नियतांक हटाते हैं यहाँ का, तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है जिसका वैल्यू होता है 2.18 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड वेग का मात्रक देते हैं बाई एन। एन है तो एन कर दीजिएगा। जिसके लिए पूछेगा हाइड्रोजन के लिए वेग कोई बात नहीं है, किसके लिए भी पूछेगा चौथी कक्षा के लिए वेग, तो एन की जगह 4 रख दीजिए और 4 से कट कर दीजिए, आ जाएगा वेग। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे है कि इलेक्ट्रॉन देखिए, इलेक्ट्रॉन जब एक कक्षा दूसरे कक्षा में जाता है तो प्रकाश का उत्सर्जन होता है, ठीक है। तो जो एक कक्षा छोड़कर जाता है, मान लेते उसकी ऊर्जा E1 है और दूसरी कक्षा जिसमें जाता है उसकी ऊर्जा E2 है। तो जो एक कक्षा से दूसरे कक्षा में जाता है तो उससे उस क्रिया के दौरान एक फोटोन उत्सर्जित होता है। जो फोटोन उत्सर्जित होता है उसकी हम ऊर्जा होती है, उसकी फोटोन की ऊर्जा को हम h न्यू लिखते हैं। इसको न्यू पढ़ते हैं, वेग मत पढ़िएगा, न्यू है ये, ठीक है। तो h न्यू इक्वल टू उसकी पूछेगा उत्सर्जित फोटोन की ऊर्जा क्या होगी जब कोई इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरे कक्षा में जाता है। तो h न्यू इक्वल टू E2 माइनस E1। E2 माइनस E1 इसको कितने तरीकों से डिराइव करके दे सकता है, जैसे देखिए h न्यू इक्वल टू आप क्या जानते हैं, E2 माइनस E1, ठीक है। न्यू इक्वल टू दे देगा आपको कि जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरे कक्षा में जाता है तो उसकी आवृत्ति कितनी होगी, डायरेक्ट हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो E2 माइनस E1 बाई h यहाँ से मल्टीप्लाई डिवाइड में आ जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी इतनी हो जाएगी। पूछ देगा उसका तरंगदैर्घ्य कितना होगा, तो तरंगदैर्घ्य न्यू इक्वल टू आप क्या जानते हैं, c बाई लैम्डा। तो तरंगदैर्घ्य कितना हो जाएगा, तो न्यू को रिप्लेस कर दीजिए c बाई लैम्डा से, c बाई लैम्डा से। तो लैम्डा इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा h बटा E2 माइनस E1, h बटा E2 माइनस hc बटा E2 माइनस E1 हमारा आ जाएगा। जैसे ही आप इससे रिप्लेस कीजिएगा न्यू को, तो पूछ देगा कि जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता है तो उससे कितना तरंगदैर्घ्य हमें प्राप्त होगा। तो तरंगदैर्घ्य देख लीजिए अब कितना प्राप्त होगा, hc बटा E2 माइनस E1, इतना ही तरंगदैर्घ्य प्राप्त होगा। अब वैल्यू पुट करके निकाल भी सकते हैं, गति जो इतना दे देगा, पहली कक्षा की ऊर्जा इतनी है, दूसरी कक्षा की ऊर्जा इतनी है, तो उसका तरंगदैर्घ्य निकाल देते हैं। इस फॉर्मूला से आसानी से फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट। अगला हमारा अगला क्या है पॉइंट, हाँ अगला पॉइंट है हमारा कि nवीं कक्षा की ऊर्जा, यह सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। nवीं कक्षा की ऊर्जा कितने बोर्ड में कितना बार ये ऑब्जेक्टिव आ चुका है, nवीं कक्षा की ऊर्जा कितनी होती है। कभी कभी यही फॉर्मूला देता है RCH Z² बाई n², ये जूल में, इसका En इसका वैल्यू जूल में आता है। R का मान देखिए, R को रिडबर्ग नियतांक कहते हैं। रिडबर्ग नियतांक की पूछेगा विमा क्या होती है, तो रिडबर्ग नियतांक की जो मात्रक होता है हमारा प्रति मीटर होता है। तो विमा कितना हो जाएगा, L⁻⁻1 हो जाएगा। कि एयरफोर्स में यह आ भी चुका है कि रिडबर्ग नियतांक की विमा कितनी होती है, तो L⁻⁻1, ठीक है। और जो H होता है इसको हम प्लैंक कांस्टेंट कहते हैं। तो H का मान होता है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। पूछता है एयरफोर्स में कि एयरफोर्स में 12th में पूछ चुका है कि प्लैंक नियतांक की बीमा क्या होगी, तो जूल यानी वर्क की बीमा होती है ml² T⁻⁻2, ठीक है, और सेकेंड के T⁻1। तो इसके टोटल हमारी जो बीमा जो क्या आ जाएगी ml T⁻⁻1। तो प्लैंक कांस्टेंट की बीमा कितनी होती है, ml T⁻⁻1। और c जो है हमारा पर स्पीड ऑफ लाइट है, प्रकाश का वेग है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है ये। तो इन तीनों वैल्यू का आप यहाँ पुट कीजिएगा और Z² और n² सेम छोड़ दीजिएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा, वैल्यू हमारा आता है इतना -2.18 देखिए कितना आता है -2.18 इंटू 10⁻18 हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इस तरह होता है -2.18 इंटू 10⁻18 Z² बाई n²। ये भी हमारा मान जो होता है किस में होता है, जूल में होता है। ये भी हमारा जो मान है वो जूल में आता है, मान हमारे जूल में आता है। और देखिए अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछता तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आप रखिएगा तो मान इतना आएगा, ये इतना ही एक्चुअली वैल्यू इतना ही आता है, ठीक है। हम इसको जब जूल में
इसको जब हल कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, इसमें मान पुट करके तो जूल में वैल्यू आ जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। और इस तरह जो ई एन का वैल्यू होता है डायरेक्टली इतना आता है, आपको किताब में ड्राइव करके देता है -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमारा होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, -19 जूल होता है। इससे अगर मल्टीप्लाई कर देगा ना तो इतना आ जाएगा वैल्यू हमारा, ठीक है। तो पूछेगा एनवीं कक्षा की ऊर्जा किसके प्रोपोर्शनल होती है, तो जेड स्क्वायर बाई एन के, जेड स्क्वायर बाई एन के प्रोपोर्शनल होती है, या डायरेक्टली जेड स्क्वायर के भी दे देता है, या डायरेक्टली 1/n स्क्वायर के भी दे देता है, ठीक है। जो ऑप्शन देगा आप देख लीजिएगा, जो ऑप्शन देगा आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको हम थोड़ा सा साफ कर दे पहले। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे क्या कर रहा है, एनवीं कक्षा की पूछ देगा आपकी, एनवीं कक्षा की त्रिज्या सॉरी दोस्तों पूछेगा कि एनवीं कक्षा की ऊर्जा कितनी होती है, तो ई एन इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी होती है, और जूल में कितनी होती है, तो -2.18 इंटू 10 के पावर -18 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ये जूल में होता है। और ये जो हमारा होता है किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। और केवल फॉर्मूला पूछेगा तो इतना होगा, -RCH जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, जूल में इतना फॉर्मूला आता है। आप मान पुट करके देख लीजिएगा, वैल्यू आ जाएगा अपने आप, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे अगला हमारा पॉइंट है कि यार का वैल्यू तो आप देख ही चुके हैं। अगला पॉइंट है कि जब इलेक्ट्रॉन N1 कक्षा से N2 कक्षा है, मतलब क्या कि एक कक्षा से दूसरे कक्षा में जाता है, तब एनर्जी कितनी होगी, ये भी तो हो सकता है क्वेश्चन। तो इसके लिए डेल्टा ई एनर्जी होता है हमारा, डेल्टा ई -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1/n1 स्क्वायर -1/n2 स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, ठीक है। इतना होता है हमारा, क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आप इतना जानते हैं, n इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। और वहीं n1 कक्षा n1 और n2 कर दिया है, तो आप भी 1/n1 उसे भी बाटा में n1 है तो n1 स्क्वायर -1/n2 स्क्वायर इतना कर दिया गया है। और -13.6 इंटू जेड स्क्वायर कर दिया गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इतना आ जाएगा वैल्यू, ठीक है। अब इन जिस कक्षा में जाए, मान लीजिए 4 कक्षा से 5 कक्षा में जाए, तो अब यहाँ पे n का मान 4 रख लीजिए, n2 का मान 5 रख लीजिएगा और सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। और यदि पूछता है अगर आपको जूल में चाहिए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से इसे 13.6 से मल्टीप्लाई कर दिया जूल में आ जाएगा। तो आप इतना भी लिख सकते हैं, इस 13.6 के जगह पर -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इतना कर दीजिएगा यहाँ पे। और जो ये बाकी है वो सेम वैसा ही रहेगा, 1/n1 स्क्वायर -1/n2 स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर सेम रहेगा। चलिए अब अगर पूछ दे हमसे कि जब n1 कक्षा से n2 कक्षा में जाता है तब उसका तरंगदैर्घ्य क्या होगा, चलिए ये बताइए कि अब उसका तरंगदैर्घ्य क्या होगा। तो तरंगदैर्घ्य निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 1/λ इक्वल टू जेड स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर बटा इंटू 1/n1 स्क्वायर -1/n2 स्क्वायर। इतना अगर तरंगदैर्घ्य पूछ रहा होता है हमारा फॉर्मूला इतना हो जाएगा। अब इसमें आप वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। अगला जो मैं वीडियो लाऊंगा इसमें जितने भी मैंने क्वेश्चन इसमें फॉर्मूला डिस्कस किया हूँ, सब पे एक एक दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 12th या एयरफोर्स नेवी बीएचयू के, उन सबको लाकर डिस्कस करूंगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट क्या है हमारा कि बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन पर बल कितना होता है। ये जनरली किसी किसी बुक में मिलता है। बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन पर बल कितना होता है, तो बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन पर जो बल होता है बोर मॉडल थ्योरी के अनुसार, ठीक है, ये F प्रोपोर्शन 1/n के पावर 4 के बराबर होता है, ठीक है। और पूछेगा बोर के अनुसार त्रिज्या कितनी होगी, तो बल त्रिज्या तो आप फाइनल शुरू में डिस्कस कर चुके हैं हम, n स्क्वायर के प्रोपोर्शन होती है n स्क्वायर बाई जेड के। पूछता है अगर पूछ देता है आपको ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली दे देता है कि बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन पर बल कितना होता है, तो F प्रोपोर्शन 1/n के पावर 4 ये हमारा बोर के अनुसार बल होता है। इलेक्ट्रॉन पर जो भी बल लगता है, जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल कक्षा मान लीजिए कोई ऑर्बिटल हो गया, नाभिक पे जो जेड ही अवश्य रहता है और जो इसके बाहर कक्षा में -e इलेक्ट्रॉन होता है, ये जो हमारा यहाँ पे चक्कर लगाता है अराउंड, इस सर्कल के अराउंड जो चक्कर लगाता है
पूछता है कि इस इलेक्ट्रॉन पर जो नाभिक द्वारा हमारा अट्रैक्शन फोर्स लगता है वो आखिर कितना होता है। तो F प्रोपोर्शन 1/10⁴ के बराबर होता है हमारे फोर्स, जो बल लगता है उतना होता है। और याद रखिएगा कि जो बोर मॉडल थ्योरी है उसमें हमेशा अट्रैक्शन फोर्स ही काम करता है, रिपल्सर फोर्स नहीं कार्य करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है हमारा निगेटिव होता है और जो नाभिक होता है वो पॉजिटिव होता है। नाभिक जो होता है हमारा पॉजिटिव होता है, इसलिए दोनों के बीच पॉजिटिव निगेटिव के बीच अट्रैक्शन फोर्स कार्य करता है। ये आप कूलम के नियम से भी जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, मूल ऊर्जा स्तर। मूल ऊर्जा स्तर के लिए ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। ये डायरेक्ट ही ऑब्जेक्टिव आ जाता है कि मूल ऊर्जा स्तर के लिए हम N1 लेते हैं तथा आयनित अवस्था के लिए N = इनफाइनाइट लेते हैं। पूछ दे इस पे क्वेश्चन देता है। इस जब न्यूमेरिकल इसका अगला वीडियो लाऊंगा ना तो इस पे बहुत बेस्ट तरीके से आप समझ पाएंगे। आप इसको याद रखिएगा, केवल मूल ऊर्जा स्तर के लिए N का मान कितना लेते हैं 1, और आयनित अवस्था के लिए N का मान कितना होता है इनफाइनाइट। ये ऑब्जेक्टिव में आ चुका है, एयरफोर्स में आ चुका है कि आयनित अवस्था के लिए कक्षा की संख्या, कक्षा कितनी लेते हैं। तो कक्षा N जो होता है हमारा नंबर ऑफ ऑर्बिटल होता है, कक्षा N का मान कितना होता है इनफाइनाइट लेते हैं। फिर अगला है जब इलेक्ट्रॉन ऊंचे ऊर्जा स्तर से नीचे आता है, कोई जैसे उच्च कक्षा से, ये हो गए 2 कक्षे होंगे, ये हो गया हमारा सेकेंड कक्षा और ये हो गया हमारा फर्स्ट कक्षा, ठीक है। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन सेकेंड कक्षा से हमारा ऊंचे ऊर्जा स्तर कूद कर नीचे ऊर्जा स्तर में आता है, निचले ऊर्जा स्तर में आता है, तो जो होता है हमारा क्या होता है, प्रकाश का अवशोषण होता है। ऊंचे से जब नीचे आएगा तो प्रकाश का अवशोषण होगा, ऊंचे से जब नीचे आएगा, लेकिन जैसे ही नीचे से ऊपर जाएगा तो हमारा प्रकाश का उत्सर्जन होता है, क्योंकि नीचे से ऊंचे जाएगा तो एनर्जी रिलीज करता है। जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा छोड़कर दूसरे कक्षा में, इलेक्ट्रॉन एक कक्षा छोड़ दूसरे कक्षा में कब जाएगा, जब इसको एक्सटर्नल फोर्स यहाँ से लगाया जाएगा, तब इलेक्ट्रॉन इस कक्षा छोड़कर इस कक्षा में आ जाएगा। तो जैसे ही फोर्स लगाया जाता है तो कुछ जो हमारा फोर्स होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट होकर बाहर निकल आता है। तो उससे वैसे इसे ही प्रकाश उत्सर्जित होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन निचले ऊर्जा स्तर से ऊंचे ऊर्जा स्तर में जाता है तो प्रकाश का उत्सर्जन होता है, लेकिन जब ऊंचे ऊर्जा स्तर से निचले ऊर्जा स्तर में आता है तो प्रकाश का अवशोषण होता है। ये एक ऑब्जेक्टिव है। 12th में कितनी बार ये आ चुका है, ये ऑब्जेक्टिव 12th में कितनी बार पूछा जा चुका है। तो चलिए इन सबको साफ कर देता हूँ, बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं हम। अगला है हमारा कि जब कोई परमाणु उत्तेजित होकर अपने न्यूनतम ऊर्जा स्तर से N ऊर्जा स्तर में पहुंच जाता है तो संभव उत्सर्जन संक्रमणों की संख्या कितनी होती है हमारी n into n-1/2 दे देगा आपको क्वेश्चन। अगले वीडियो में इस पर क्वेश्चन लेकर आऊंगा कि कोई परमाणु छठी कक्षा से 5वीं कक्षा में आ जाता है तो उसे कितने उत्सर्जन हो रहे हैं, उत्सर्जन संक्रमण की संख्या कितनी है, कितने उत्सर्जन हो रहे हैं। तो n 6 से 5 में आ रहा है तो n का वैल्यू अब 6 है, 6 में से 5 2 से कटा देंगे तो 15 संभव उत्सर्जन होंगे हमारे, अगर 6 से 5 में जाएगा तो ये काफी मस्ट ऑब्जेक्टिव एयरफोर्स में इसमें 3-4 बार नेवी में भी आ चुका है। वैसे 12th में इसमें डायरेक्ट ही ऑब्जेक्टिव दे देते हैं कि जब कोई परमाणु उत्तेजित होकर अपने न्यूनतम ऊर्जा स्तर से nवें ऊर्जा स्तर में पहुंच जाता है तो संभव उत्सर्जन संक्रमण की संख्या कितनी होगी, तो n into n-1/2 होती है, ठीक है। और पूछेगा अवशोषण की संख्या कितनी होगी। उत्सर्जन को चलिए मान लेते हैं कि इसे ये 2 ठो कक्षा होंगे, ये दूसरी कक्षा है और ये पहली कक्षा है, तो इसमें से इसमें गया तो हमारा उत्सर्जन होगा, तो उसकी संख्या तो आप ज्ञात कर, लेकिन अवशोषण की संख्या कितनी होगी, यानी जब ऊंचे ऊर्जा से निचले ऊर्जा स्तर में आएगा तब संभव अवशोषण की संख्या कितनी होगी, तो n-1 संभव अवशोषण की संख्या कितनी होती है। देखिए जब मूल ऊर्जा स्तर से N ऊर्जा स्तर के बीच संभव अवशोषण की संख्या, मूल ऊर्जा स्तर से N ऊर्जा स्तर के बीच संभव अवशोषण की संख्या n into n-1 इतनी होती है। संभव अवशोषण की संख्या, उत्सर्जन की संख्या कितनी होती है, n into n-1/2। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा कि nth क्वांटम अवस्था के
गतिज ऊर्जा एवं कुल ऊर्जा का अनुपात पूछ जाता है डायरेक्ट। एयरफोर्स में ये आया है और एक बार नेवी में भी आया है, शायद नेवी में भी, हाँ। nth क्वांटम अवस्था में गतिज ऊर्जा एवं कुल ऊर्जा का अनुपात कितने होता है? तो गतिज ऊर्जा कुल ऊर्जा का अनुपात nth क्वांटम अवस्था में -1 होता है। ये ऑब्जेक्टिव है, डायरेक्ट ही याद रख सकते हैं आप। सॉल्व भी किया जाता है हालांकि, लेकिन आप इसको डायरेक्ट ही याद रखिए। nth क्वांटम अवस्था में कुल ऊर्जा एवं गतिज ऊर्जा का अनुपात कितना होता है? -1 होता है। वैसे मैं अगले वीडियो में जब इस पर ऑब्जेक्टिव लेकर आऊंगा तो आपको समझाऊंगा पूरा। nth क्वांटम अवस्था में गतिज ऊर्जा एवं कुल ऊर्जा का अनुपात -1 होता है। आगे बढ़ते हैं कि प्रकीर्णित अल्फा कणों का पूछता है ऑब्जेक्टिव कि जो रदरफोर्ड का हमारा मॉडल था, रदरफोर्ड एक मॉडल दिया था जो अल्फा कण का प्रयोग किया था, उसमें अल्फा कणों का यूज किया था। तो बताए थे कि प्रकीर्णित जो अल्फा कण जो नाभिक से दूर जो होते हैं प्रकीर्णित हो जाते हैं, यहाँ से जो अल्फा कण आते हैं वो नाभिक धनावेशित होता है। चूंकि देखिए इसको पेज लेकर आपको समझाते हैं। चूंकि देखिए नाभिक जो होता है हमारा वो पॉजिटिव होता है, तो अल्फा कण भी हमारा जो होता है, अल्फा कण पे भी 2e चार्ज होता है, ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। अल्फा कण भी हमारा धनावेशित होता है, इस पे 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होता है, ठीक है। लेकिन अल्फा कण इससे वजह जो अल्फा कण क्या होता है, धनावेशित होता है। तो अल्फा कण जब नाभिक के पास से गुजरता है तो धनावेश को रिपेल करेगा, यानी ये विकर्षण होगा, तो ये कुछ इस तरह मुड़ जाता है, कुछ इस तरह इधर से इधर मुड़ जाता है। तो जो अल्फा कण प्रकीर्णित होते हैं नाभिक से, जो अल्फा कण हमारे प्रकीर्णित होते हैं उनका पथ कैसा होता है पूछता है डायरेक्ट कि रदरफोर्ड के मॉडल में नाभिक से जो अल्फा कण प्रकीर्णित होते हैं उनका पथ, गमन पथ कैसा होता है? तो गमन पथ जो होता है हमारा वो परवलयाकार होता है। जो गमन पथ कितना होता है? परवलयाकार। तो हमारा गमन पथ, प्रकीर्णित अल्फा कणों का गमन पथ अति परवलयाकार, सॉरी दोस्तों, अति परवलयाकार होता है, अति बेंड हो जाता है पूरा, ठीक है। तो नाभ प्रकीर्णित अल्फा कणों का गमन पथ कितना होगा? अति परवलयाकार। आगे बढ़ते हैं। अधिकतम ऊर्जा परिवर्तन के लिए किस ऑब्जेक्टिव ये पूछ चुका है एयरफोर्स में, एक बार 12th में भी आ चुका है, शायद सीबीएसई में तो आ ही चुका है, एक बार ये सीबीएसई में पूछ चुका है कि अधिकतम ऊर्जा परिवर्तन के लिए कौन सी कक्षा में अधिकतम ऊर्जा परिवर्तन होता है, यानी मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस किस कक्षा के लिए होता है? तो N2 से N1 कक्षा में अधिकतम ऊर्जा परिवर्तन होता है, अधिकतम ऊर्जा परिवर्तन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा अभी तो ये तो जान चुके हैं। nth क्वांटम अवस्था में गतिज एवं कुल ऊर्जा का अनुपात -1 होता है। ये भी पहले ही शुरू में जैसे दिया था। प्रकीर्णित अल्फा कणों का गमन पथ कितना होता है? अति परवलयाकार। ये भी ऊपर आगे देख ही चुके हैं। अधिकतम ऊर्जा परिवर्तन N2 से N1 कक्षा में होता है, अभी ऊपर मैंने समझा चुका हूँ आपको सब। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? लाइमन श्रेणी के स्पेक्ट्रम में देखा किस भाग में पढ़ते हैं? इसके लिए एक ट्रिक है, ठीक तीनों के लिए बता, पहले देख लीजिए। लाइमन श्रेणी के स्पेक्ट्रम में देखा है परावैग्निक भाग में, और लाइमन श्रेणी के लिए N1 का मान कितना होता है? 1, और N2 का मान 2, 3, 4, 5, 6, 7 ले सकते हैं। बामर श्रेणी के स्पेक्ट्रम में लिखा है किस में पढ़ते हैं? दृश्य भाग में, दृश्य भाग में। और इसके लिए N1 का मान देखिए, यहाँ पे लाइमन के लिए 1 से शुरू होता है, बामर के लिए 2 से शुरू होता है। N1 का मान जो हमारा क्वेश्चन होता है, फुंड श्रेणी होता है, उसके लिए इनका मान 3 से शुरू होता है। जो मुख्य मैं उन्हीं को केवल डिस्कस कर रहा हूँ जिससे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। और फुंड श्रेणी के स्पेक्ट्रम में लिखा है, स्पेक्ट्रम लिखा है और रक्त भाग पड़ते हैं, और इनके लिए N1 का मान 3 होता है। और बाकी के लिए देखिए, जो एक से शुरू होता है, फिर 2, 3 पे है, इसमें 2 से शुरू होता है, 3, 4, इसमें 3 से शुरू होता है, 4, 5, 6, 7, इस तरह ले सकते हैं, मान होते हैं। ठीक है, आप इनको याद रखिएगा। चलिए इसके लिए आप एक ट्रिक डिस्कस कर लेते हैं आपसे। देखिए, लाइमन तो लाल, इसको थोड़ा साफ कर दे। लाइमन लाल नहीं, लाइमन के लिए देखिए ठीक होता है, इसको पहले साफ कर दे थोड़ा। बाद सॉरी दोस्त, वो चलिए इसको इधर ही समझा देते, इधर समझते हैं। आइए इधर है हमारा, इसका ट्रिक देखते हैं यहीं पे, अच्छा थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। हाँ, तो चलिए डिस्कस करते हैं। क्या है हमारा लाइमन बामर श्रेणी के लिए, लाइमन श्रेणी का स्पेक्ट्रम किसमें पढ़ते हैं?
तो पाल, पाल बाद और चलिए बहुत ही फनी ट्रिक है लेकिन देख लेते हैं इसको। पाल बाद फुआ, पाल बाद फुआ, ये भी याद रखेगा। पाल बाद फुआ याद रखेगा। पा से परावैज्ञनिक, जो हमारे ल से लाइमन श्रेणी किससे पढ़ता है? परावैज्ञनिक भाग में। फिर जो होता है फूर्ण श्रेणी किससे पढ़ता है? और अवरक्त भाग में। जो बामर श्रेणी किससे पढ़ता है? दृश्य भाग में। पाल बाद फुआ यानी लाइमन श्रेणी परावैज्ञनिक भाग में, और बामर श्रेणी किस में? दृश्य भाग में, और फूर्ण श्रेणी अवरक्त भाग में। इसको आप देखिए, ऑब्जेक्टिव जैसे देखिएगा इस ट्रिक को याद कीजिएगा, तुरंत ही आपका ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है हमारा कि फूर्ण श्रेणी किस प्रक्रिया अवरक्त भाग पड़ती है? इसके लिए N1 का मान 3, N2 का मान 4, 5, 6, 7 आगे ले सकते हैं, जो भी मन कर ले लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है हमारा कि जो देखिए नाभिकीय त्रिज्या का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो R इक्वल टू R नोट। R जो नोट क्या है? हमारा नाभिकीय नियतांक है। ठीक है, R इक्वल टू R नोट a के पावर 1/3। ये ऑब्जेक्टिव डायरेक्टली पूछ देता है कि नाभिकीय त्रिज्या के लिए इनमें से कौन सा रिलेशन सही है। तो R इक्वल टू R नोट a के पावर 1/3 अब एयरफोर्स में पूछ चुका है, नेवी में भी पूछ चुका है। अभी फिलहाल 2019 में ही जो जनवरी का एग्जाम हुआ था फरवरी का, उसी में आया था ये। तो नाभिक R इक्वल टू नाभिक की त्रिज्या हो जाती है और R नॉट नियतांक होता है। ए को क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या। और जो R नॉट का मान होता है हमारा 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर होता है। 10⁻⁻15 1.2 इंटू 10⁻⁻15 होता है। इसलिए नाभिकीय त्रिज्या की जो कोटि होती है हमारा कितनी होती है? नाभिकीय त्रिज्या कोटि होती है 10⁻⁻15 मीटर। ऊपर आगे शुरू में हम इस क्वेश्चन को डिस्कस किए थे। तो नाभिकीय R नोट का मान इतना होता है। और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1.2 FM। FM क्या? फर्मी मीटर। नाभिकीय R नोट का मान डायरेक्ट आपको इतना भी दे सकता है, पूछ सकता है कि R नोट का मान इनमें से कौन है? तो 1.2 FM। FM इस फर्मी मीटर, और एक फर्मी मीटर में होता है 10⁻⁻15। 10 यानी 10⁻⁻15 मीटर होता है एक फर्मी मीटर में। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा संवेग संरक्षण सिद्धांत। संवेग संरक्षण क्या होता है? संवेग संरक्षण सिद्धांत कहता है कि जो पहला द्रव्यमान है और वेग है P1 इक्वल टू P2। संवेग संरक्षण सिद्धांत क्या कहता है कि जितना संवेग पहले में लगा है और कुछ भी कार्य हुआ, चाहे कुछ भी हुआ, वो दूसरे जो मोमेंटम होगा उसके बराबर होता है। संवेग संरक्षण सिद्धांत क्या कहता है? P1 इक्वल टू P2 यही बताता है। जितने भी P1 P2 P3 P4 P5 C6 सारे ले सकते हैं, ले 2 के लेंगे तो P1 इंटू P2। संवेग संरक्षण सिद्धांत कहता है कि जो पहला संवेग है वो दूसरे संवेग के बराबर होता है। वही होता है हमारा संवेग संरक्षण सिद्धांत। तो संवेग P का फॉर्मूला होता है M इंटू V। तो M1 V1 P1 के लिए, दूसरे M2 के लिए, P2 के लिए M2 V2। ठीक है, M2 V2 हमारा संवेग संरक्षण सिद्धांत से। अब जो हमारे इस पहले वाला यहाँ पे जो फॉर्मूला है, इसको हम R इक्वल टू R नोट a के पावर 1/3 से इसमें इसको बारी बारी से रिप्लेस करते हैं। क्योंकि a क्या है? हमारा द्रव्यमान संख्या है, और m भी क्या है? हमारा मास ही है। तो मास दोनों का यूनिट बराबर होगा, दोनों को हम इक्वल कर सकते हैं। तो a1/a2 के लिए क्या ले सकते हैं? a1/a2 के पावर होल पावर 1/3 है, तो m1/m2 के होल पावर 1/3 हो जाएगा। और चूंकि ये और इसको जब इसको m1 m2 का मान निकलेगा, m1/m2 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? हमारा v2/v1 हो जाएगा। तो m1/m2 चाहे v2/v1 पर 1 होल पावर 1/3 कर सकते हैं। तो इतना फार्मूला हम इसे केवल एक फार्मूला से निकाल सकते हैं। ये सभी फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला जो मैं वीडियो लाऊंगा वो इसी की तरह बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि जितना भी इसमें फार्मूला मैं डिस्कस किया हूँ उन सारे पे क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेस्ड आएंगे। जो किस में पूछेंगे सभी आपको मेंशन रहेंगे उसमें, डेट की कब कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है किस सन में। आगे बढ़ते हैं। डी ब्रोगली के अनुसार, डी ब्रोगली ने क्या बताया कि जो तरंगदैर्घ्य होता है हमारा लेम्डा, वो प्लैंक कांस्टेंट तथा संवेग जो होता है
उसके रेशियो के बराबर होता है। एच को हम प्लैंक कांस्टेंट कहते हैं। आगे एच का वैल्यू देख चुके हैं 6.62 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड। और पी हमारा संवेग है। संवेग का वैल्यू एम भी अभी बताएं, तो पी इक्वल टू एच एम भी। और एक और होता है एच इक्वल टू, जब आवेश आपको दिया हो तो एच इक्वल टू होता है पी लैम्डा इक्वल टू तरंग दैर्घ्य होता है एच बटा, इसको पहले साफ कर दें, एच बटा अंडर रूट 1/2 के पावर मतलब होता है रूट ही होता है, रूट 2m³ यही होता है। 1/2 का मतलब रूट ही होता है, ठीक है। h बटा अंडर रूट 2m³ होता है। अगर आपको इतना होता है, अगर आप आवेश दिया हो और आवेश दिया हो तब पूछ रहा हो तरंग दैर्घ्य निकालने के लिए, तब आप इतना फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। और वैसे इलेक्ट्रॉन के लिए हमारा फॉर्मूला होता है, इन सबको वैल्यू पुट कीजिएगा ना, क्यू को जब आप केवल इलेक्ट्रॉन दे दे कि इलेक्ट्रॉन के लिए मान तरंग दैर्घ्य कितना होगा, तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्वल टू 12.28 या 27 एंगस्ट्रॉम बाई अंडर रूट भी, ठीक है, इतना होता है। अगर आपको दे देगा कि इलेक्ट्रॉन का वेग 4 गुना है तो उसका तरंग दैर्घ्य कितना होगा, तो v की जगह पर 4 फुट कीजिएगा तो 2 रूट से 2 आएगा, इसे कट कर दीजिएगा तो वैल्यू आपका आ जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के लिए बोलेगा तब यूज कीजिएगा, या प्रोटॉन के लिए बोलेगा तब, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए बोलेगा तो अब ये आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए तरंग दैर्घ्य इतना हो सकता है, ठीक है। हमारा आगे बढ़ते हैं। अगला है क्या कि प्रति सेकेंड, इस पे ऑब्जेक्टिव तो बेस्ट बहुत मस्त कंसेप्ट है ये, कि प्रति सेकेंड उत्सर्जित फोटोन या क्वांटा की संख्या की दर मतलब जो प्रति सेकेंड हमारा किसी जो पदार्थ है, जो रेडियोएक्टिव पदार्थ है, उसे जो हमारा फोटोन या अल्फा कण जो भी निकलता है, फोटोन वोटोन निकलता है, जो भी रेडियोएक्टिव पदार्थ से अल्फा बीटा गामा निकलता है, तो उनसे जो निकलता है प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोन कितना होगा, फोटोन की संख्या या दर कितना होगा, तो n इक्वल टू एच बटा ई। एच हमारा क्या है प्लैंक कांस्टेंट, और ई क्या है हमारा एनर्जी। एच बटा नहीं, एच बटा, हाँ नहीं एच बटा यहाँ पर नहीं होगा, सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक्स हो गया है यहाँ पे। पी इसको एच बटा ई नहीं करके आप ये यहाँ पे h बटा ई नहीं है, ठीक है, h बटा ई यहाँ पे नहीं है, आप इसको हम ले सकते हैं प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोन हमारा है h, उत्सर्जित फोटोन का दर होता है n इक्वल टू p बटा ई। p जो है हमारा पावर है, शक्ति, और e क्या है एनर्जी। प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोन की संख्या या दर, संख्या बोले या दर बोले कितना होता है, प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोन की संख्या n इक्वल टू p बटा ई। p जो है हमारा शक्ति पावर है, और e क्या है एनर्जी है यानी ऊर्जा है। और p और e को हम क्या लिख सकते हैं h न्यू, एनर्जी का फॉर्मूला अभी आप जानते हैं, इक्वल टू एनर्जी का फॉर्मूला h न्यू होता है, ठीक है। तो जो वैल्यू दे आप निकाल सकते हैं। e एनर्जी है, h प्लैंक कांस्टेंट है, और v हमारा फ्रीक्वेंसी है, ये आवृत्ति है, वेग नहीं है, h न्यू है, और p जो है हमारा पावर है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो दोस्तों, और अब तक के लिए आप हमारे बहुत सपोर्ट किए हैं और आगे भी ऐसे सपोर्ट करते रहेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जो इस जितने फॉर्मूला बताया उन सब पे केवल क्वेश्चन ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, जो किस तरह ने पूछे हैं सब आपको वहाँ पे मेंशन किया होगा। तो चलिए इस वीडियो को पूरे जगह व्हाट्सएप ट्विटर सब जगह फैला दीजिए, ताकि हमारे सब्सक्राइबर बढ़े और हमें पढ़ाने में भी मन लगे। जय हिंद दोस्तों, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।